हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और इस एक्सरसाइज का सारा बेसिक पार्ट, ये सभी वीडियोस आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या पूछा गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 15। अब उसमें क्या था कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल थी। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल एक लाइन के पैरेलल दिया गया। चाहे नॉर्मल की बात हो चाहे टेंजेंट की बात हो, दोनों एक स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम वही सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। मान लो ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब मान लो इस कर्व पर कोई नॉर्मल है। अब नॉर्मल इस कर्व पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये रेड में मैंने क्या बनाया, नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है ये आगे किसी लाइन के पैरेलल है। मान लो ये कोई लाइन है, ये कहीं से भी हो सकती है, नहीं कि इसके इसमें से पास करेगी, कहीं भी हो सकती है। अब ये इस लाइन के पैरेलल है और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि ये नॉर्मल की बात छोड़ दो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर है ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्वेश्चन को हमने विजुलाइज कर लिया। सबसे पहले वही हम अपना फंडा यूज करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें और क्या गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप। ये लिख लो आप, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि ये किसी लाइन के पैरेलल है और उसकी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, आपको पता है। और ये दोनों स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। तो हमें हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट एक स्लोप, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप हमें हिंट गिवन है, वो निकाल लेंगे, पॉइंट हमें फाइंड करना है। देयरफॉर बेसिकली वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स या पॉइंट, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस तरह से करवाने का मतलब यही रहता है कि आपके पास हमेशा एक वे हो, आप उसी रास्ते पर चलो हमेशा, ठीक है। अब हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है तो पहले इसको ही टैकल कर लेते हैं। और आपको पता है मैंने आपको 15 क्वेश्चन में भी, 15 जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे। और एक ऐसा क्वेश्चन हमने और भी किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ आपको। हाँ जी, मुझे याद आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यूज़ किया था, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वी नो। और स्ट्रेट लाइन की ये वाली जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से मैं स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ, और अगर स्लोप ऑफ लाइन निकल गई हमारे पास तो वहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। We know equation of line y is equal to mx plus c, where m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, y इंटरसेप्ट। वैसे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन, वो कितनी है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा करो, 14y को इधर रहने दो, माइनस एक्स माइनस 4 उसको उधर ले जाओ, ठीक है। सेम वे से ऐसा करो,
ये जो 14 है इसको भी नीचे ले जाओ, -x/14 -4/14। और अगर इसको मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल टू -1/14 इंटू एक्स प्लस -4/14। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो आपको पता है m की वैल्यू कितनी आएगी, -1/14 एंड c की वैल्यू -4/14। वैसे उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई, -1/14। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप ऑफ लाइन आ गई। अब सेम वे से मैं इसको आपको सेकंड मेथड से भी बता देता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 15 में भी बताया था। अब देखो ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपको कब काम आएगा, ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है इसलिए मैंने बॉक्स में बना दिया। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो। आपको पता है जब भी हम किसी को मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमें एक यूनिक स्लोप देता है। ठीक है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, मतलब यूनिक स्लोप ऑफ लाइन देता है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 14y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। ठीक है, तो मुझे इनका डेरिवेटिव करना है, तो विच एम्प्लाइज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 14 बाहर निकाल दो, मुझे डेरिवेटिव करना है y का, 4 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ना, तो 14 dy/dx इज इक्वल टू -1, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -1/14। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट से कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर लाइन भी लिख देता हूँ। मतलब दोनों मेथड से हमारी जो स्लोप आई है वो कितनी आई है, -1/14। अब जो आपके मन में कंफ्यूजन आ रही है मैं आपको उसको दूर कर देता हूँ, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल की बात हो रही है। देखो अगर कोई मुझे स्ट्रेट लाइन, देखो अगर मुझे कोई कर्व है, ये कर्व है, अगर मैं इसको इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। ठीक है, टेंजेंट होती है इस पर। और अगर मैं किसी लाइन को डिफरेंशिएट करूं इस पॉइंट पर, तो वो भी हमें क्या देता है, यूनिक। इस पॉइंट पर जो इसकी मतलब कि टेंजेंट है वो यही होगी ना, मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी टेंजेंट यही होगी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, सभी जगह सेम ही रहेगी। तो इसको मैं स्लोप ऑफ लाइन भी बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन भी बोल सकता हूँ, वो सभी जगह सेम रहेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब स्लोप ऑफ लाइन ही है हमारे पास। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड जो पॉसिबल मेथड से दोनों बता दिए। अब आपको पता है सिंस, ठीक है, आपको पता लग गया कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितनी है, -1/14। तो यहां पर आप लिख दो सिंस नॉर्मल टू गिवन कर्व इज पैरेलल टू गिवन लाइन। लाइन कौन सी है, x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -1/14। तो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकाल ली, जो हिंट था ना हमारा, तो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली। अब हमें बेसिकली क्या ढूंढना है, कर्व हमारे पास है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है, इसको आप ऐसा करो नंबर 1 दे दो। अब हम अपनी कर्व के पास जाएंगे। ठीक है, कर्व लिखते हैं, लेट
वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास x या y की वैल्यू आएगी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6 का। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 6 का डेरिवेटिव 0, which implies dy by dx is equal to 3x square, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। तो यहाँ से मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए और आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सेम पॉइंट, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो वहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, आपको पता है वी नो स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितनी निकाली थी हमने, -1 बाय 14। इसको नंबर 1 दिया था हमने। ठीक है, लास्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बाय 14। तो यहाँ से पहली बात तो माइनस माइनस आप कट कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 मतलब 12, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 3। तो ये कितना आएगा, 4। तो विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 आंसर हैं इसके। और ये जो पॉइंट है ये हमारी गिवन कर्व पर है। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन गिवन कर्व। और हमारी जो गिवन कर्व है वो कितनी थी, अब देखो ये हमारी गिवन कर्व है। ठीक है, एक बार x को ऐसा करते 2 फिल करते हैं, x को 2 फिल करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। तो कितना आएगा, 8 4 6। तो कितना आ गया, 18। तो पॉइंट कितना आ गया, 2,18। अब सेम वे से x को -2 फिल कर लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब 2 इंटू -2 प्लस 6, -8 -4 प्लस 6 -12 प्लस 6। तो y कितना आ गया, -6, मतलब -2 -6। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए। देयरफॉर 2,18 एंड -2 -6 आर 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 2 नॉर्मल्स बनेंगे। अब उनको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखा देता हूँ।
अब देखो आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, स्लोप उसकी ये -1/14 है और ये पॉइंट है, इसको आप x नॉट y नॉट लिख लो। ठीक है, तो करते हैं y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14y, अगर आप 18 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 252, इसको अंदर ले जाओ -x+2। ठीक है, अब इस x को भी आप इधर ले आओ, तो x + 14y -252 -2 = 0, मतलब x + 14y -254 = 0। तो ये हमारे पहले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रही है। अब सेम वे से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसकी स्लोप कितनी है -1/14 और पॉइंट कितना है उसका -2, -6, तो y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट, तो y + 6 = -1/14 x + 2। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14y, अगर आप इसको 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 84 -x -2। अब इस x को आप इधर ले आओ, 84 + 2 = 0, तो x + 14y + 86 = 0। तो ये हमारे दो नॉर्मल की इक्वेशन है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व किया। देखो इसमें दिक्कत क्या थी, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपकी कर्व थी, ठीक है, ये रेड में नॉर्मल है और ये नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले तो ये लाइन के पैरेलल है, मतलब इसकी स्लोप, ग्रीन लाइन की जो स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप होगी। तो मैंने इसको y = mx + c से कंपेयर किया, तो वहाँ से मेरे पास स्लोप कितनी आ गई -1/14। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा, अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है, तो मैंने इसी जो लाइन है इसको डिफरेंशिएट किया, तो भी मेरे पास कितनी स्लोप आई -1/14, क्योंकि डेरिवेटिव करके भी हमें क्या मिलती है, स्लोप ही मिलती है। ठीक है, तो स्लोप मिल गई -1/14। अब आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मिल चुकी थी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर मैंने इस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली, उसको रिवर्स किया तो मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल मिली। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को दोनों को मैंने जब कंपेयर किया तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, +2 और -2। उसको मैंने इक्वेशन में फिल किया तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई। दोनों पॉइंट से मैंने नॉर्मल की जो है इक्वेशन वो लिख ली। देखो सभी क्वेश्चंस में हमारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। क्वेश्चन लेंथ में बड़े छोटे हो सकते हैं, बट हमारा प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax एट द पॉइंट at², 2at। अब आपको पता है ये एक पैराबोला है और मैंने आपको पैराबोला के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। अब ये आपको पता है y डबल वैल्यू दे रहा है, मैंने आपको हमेशा समझाया। देखो पैराबोला 4 डिफरेंट टाइप्स की होते हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे याद रखोगे, y² है मतलब y की डबल वैल्यू है, y ऊपर डबल वैल्यू देता है, मतलब y जो है या y यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और ये x एक्सिस की साइड पे बनेगा तो ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, y² = 4ax। अब आपने यहाँ पर, ये जस्ट मैंने आपको अपनी नॉलेज के लिए बताया, आपने घबराना नहीं है कि मुझे पैराबोला की इक्वेशन या पैराबोला के बारे में नहीं पता तो मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपको पैराबोला के बारे में नहीं भी पता तो भी आप ये क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हो, क्योंकि हमें डायग्राम बनानी नहीं है। तो पैराबोला हमें दिया गया, मतलब कर्व हमें दी गई है, वो बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, at² 2at। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेंजेंट होगी, ये ब्लैक में टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता हम कैसे करेंगे, आपको पता हमें पैराबोला दिया गया, लेट y² = 4ax, तो ये हमें क्या है, गिवन है, तो ये हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, पॉइंट। अब पॉइंट कितना है, at² 2at, अब ये भी हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, आपको पता है व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी
हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना आप मेरे को बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के लिए बेसिकली हमें पॉइंट चाहिए और एक स्लोप। अब पॉइंट हमारे पास है तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर बेसिकली वी हैव टू फाइंड स्लोप। तो हमें स्लोप ही फाइंड करनी है। पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, और दोनों की इक्वेशन लिख लेंगे। मतलब क्वेश्चन हमें पहले से पता है। मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन लेंथ में कम या बड़े हो सकते हैं, मतलब छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन के करने का प्रोसीजर हमारा जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर भी वही बात है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट गिवन है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट क्यों करना है? ताकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4ax का। तो यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? y। 4a कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो मुझे बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, उसके लिए मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 4a अपॉन 2y। अब इसको आप कट कर सकते हो, ये 2 से 2 का 4 कट हो गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 2a बाई वाई। अब ये हमारी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें किसी खास पॉइंट पे चाहिए। अब वो खास पॉइंट कौन सा है आपको पता है? dy बाई डी एक्स ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। तो 2a, अब यहाँ पर ध्यान देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हमें y की वैल्यू फिल करनी है। y कितना है? 280। कुछ बच्चे बिना सोचे समझे बस x की वैल्यू फिल कर दी, यहाँ y है। ठीक है, तो ये 2a और 2a कैंसल, तो मेरे पास कितना आ गया? 1/t। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मैंने निकाल ली 1/t। इसको अब लिख के रख लो। अब ऐसा करते हैं, एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो लिख देते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर, पॉइंट हमें पहले से गिवन है 280, हैविंग स्लोप हमने अभी भी निकाल लिया 1/t। ठीक है, आपको पता है इसको आप x0 y0 जो है वो लिख सकते हो। तो देयरफॉर y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। मैंने आपको पहले ही बोला आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी से मैच करना है, ठीक है, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो थोड़ा सा इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? टी वाई 2at स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई किया मैंने, x माइनस at स्क्वायर। अब ऐसा करो जो आपकी एनसीईआरटी में आंसर है x इधर वाली साइड ही है और इसको आप उधर ले जाओ। मैं एनसीईआरटी के आंसर्स को देख रहा हूँ, आपके सामने भी वहाँ पर आंसर होगा अगर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज टी वाई इज इक्वल टू एक्स 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, कितना आएगा? at स्क्वायर। अब ये आपकी क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने हर एक क्वेश्चन को ऐसा ही किया और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब सेम वे से इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें लिखनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। और आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सेम पॉइंट पर, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी? -1। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, और लिखने का पर्पस यही है कि जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार उसको आप बोलोगे अपने मन में, उतनी ही अच्छे से आपको ये सभी रिजल्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल
इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। तो विच एम्प्लाइज जो हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल है कितनी आई, -1/1 बाय टी। तो टी ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, -t/1। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखो आपको बताइए हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल है जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट आपको पहले से पता है AT² 2AT हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -t। इसको आप क्या लिखोगे, x0 y0। ठीक है, तो करते हैं y माइनस y0 स्लोप x माइनस x0। अब फिर से वही बात, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको इसको एग्जैक्टली NCERT से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। y - 2AT इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -tx प्लस AT क्यूब। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -tx प्लस AT क्यूब, इसको उधर ले जाओ प्लस 2AT। तो ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो बहुत इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कर्व गिवन थी, पॉइंट गिवन था। ठीक है, कर्व गिवन थी और हमें ये वाला पॉइंट गिवन था AT² 2AT। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, स्लोप निकाल के इसका डेरिवेटिव किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। आपको पता है नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप में क्या रिलेशन होता है, वहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, इसकी इक्वेशन निकाल ली। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रोसीजर सेम रहेगा, क्वेश्चन की लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने से पहले ही बता दूं इंपॉर्टेंट भी है और कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक इस एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सी पुरानी नॉलेज भी यहाँ पर काम आएगी। प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू y² एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल टू 1। अब पहली जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि बच्चों को स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती कि हमें प्रूव क्या करना है और हमें गिवन क्या है। तो पहले मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो दो कर्व्स हैं हमारे पास, x इज इक्वल टू y² और दूसरी कौन सी है, xy इज इक्वल टू k। ये कहीं पर भी कर्व्स हो सकती हैं। अब ये राइट एंगल पर कट करेंगी, ये राइट एंगल पर तभी कट करेंगी इफ 8k² इज इक्वल टू 1। पहले आप क्वेश्चन को समझो। देखो मान लो ये कहीं पर कर्व्स हैं, एक ये वाली है xy इज इक्वल टू k और दूसरी मैं ऐसा करता हूँ रेड में बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी कर्व है। ठीक है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, जो नहीं कि ऐसी ही होंगी, ये जस्ट आपको विजुलाइज करवाने के लिए। इस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं राइट एंगल पर, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया। बट ये राइट एंगल पर कट तभी करेंगी, एक कंडीशन है, इफ अगर 8k² इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो दोनों कर्व्स जो हैं ये राइट एंगल पर कट करती हैं, और अगर ये कट करती हैं और हमारे पास कहीं से ये कंडीशन प्रूव हो जाती है कि 8k² इज इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपस में राइट एंगल पर कट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ये तभी राइट एंगल पर कट करेंगी जब 8k² इज इक्वल टू 1 होगा। अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए आप मान के चलो, पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ये दो कर्व्स हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों कर्व्स जो हैं ये राइट एंगल पर कट कर रही हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ लगी। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक टेंजेंट बना लेता हूँ, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लेता हूँ, ये मैंने बना ली। अब सेम वे से इस ब्लू लाइन पर भी मैं इसी सेम पॉइंट से पास होती एक टेंजेंट बना लेता हूँ। दोनों पर टेंजेंट तो होगी। ठीक है, ये ग्रीन में भी टेंजेंट है और ये ब्लैक में भी टेंजेंट है। अब ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ना, ये भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल 90 ही बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। और आपको इतना पता है कि अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1।
तो ये सारे क्वेश्चन का हमारा ओवरव्यू है, ठीक है। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन को हमने विजुलाइज कर लिया, क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। अब देखो हमें गिवन क्या है, 2 कर्व्स गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर देखो बेसिकली देखो इसमें ना क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है कम्प्लीटली। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसमें जो मैं आपको बोल रहा था कि प्रीवियस नॉलेज आपकी यूज़ होगी, वो कैसे यूज़ होगी। ये 2 कर्व्स आपस में कट कर रही हैं। आपको याद होगा, मान लो ये 2 लाइंस हैं, 2x + y = 4, x + y = 2। अगर मुझे 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो कि ये कहाँ पर कट करेंगी, तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से और इसको इसमें पुट कर दूँगा। 2x + 2 - x = 4, 2x - x = 4 - 2, x = 2। अब इसको वापस से फिल कर दो तो 0, मतलब 2, 0 इनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि एक कर्व में से सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके दूसरे में पुट कर दो तो हमारे पास वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर वही करने वाले हैं कि देखो यहाँ पर ना हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पर देखो मैं पहले दोनों कर्व्स को लिखता हूँ, ठीक है। लेट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन वही है हमारा। क्वेश्चन पॉइंट, स्लोप और कर्व के आसपास ही घूमेगा। देखो यहाँ पर 2 कर्व्स हैं। पॉइंट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और स्लोप के बारे में हमें थोड़ा सा हिंट गिवन है। मतलब तीनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट हमें गिवन है। हमें पूछी एक और चीज़ गई है, क्योंकि हमें बेसिकली यही प्रूव करना है कि इनकी जो ये राइट एंगल पे कट कर रही हैं, और ये तभी प्रूव होगा जब उनकी मैं स्लोप निकाल पाऊँ और उनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाए, -1, ठीक है। तो इसलिए ये कर्व्स मैंने लिख ली हैं, x = y² एंड xy = k। इसको आप नंबर 1 मान लो, इसको आप नंबर 2 मान लो। अब आप जैसे मर्जी, जैसे x = y² है, x = y², पुट इन इसकी वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। चाहे आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, k/x उसको इसमें पुट कर दो, जैसी आपको इच्छा हो, मतलब जैसे आपको ईजी लगे। तो इसको पुट करते हैं, x = y², तो y² × y = k, तो विच एम्प्लाइज y³ = k, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, k⁻⁴, ठीक है ना। आपको पता है ना, जब स्क्वायर उधर जाता है, देखो जब स्क्वायर उधर जाता है तो वो मान लो यहाँ पर 4 है, तो हम क्या लिखते हैं, ±√4। रूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली 1/2। तो 3 पावर उधर जाके 1/3। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, k⁻⁴। अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे सर ये वैल्यू तो डिफरेंट है। देखो k हमें अपने क्वेश्चन में चाहिए, तो कोई k जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब y की वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, पुट इन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर लो यहाँ पर। तो x = y², मतलब k⁻⁴, उसकी पावर 2, तो कितना आ गया, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2/3, ठीक है। तो x कितना आ गया, k⁻2/3, x भी आ गया, y भी आ गया। देयरफॉर k⁻2/3, k⁻1/3 इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 कर्व्स। तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाया था। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना है, k⁻2/3, k⁻1/3। अब यहाँ पर हमें कर्व्स भी पता है, यहाँ पर हमें अपना जो है पॉइंट भी पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो मैंने आपको बताया, हमारा क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमेगा। हमें पॉइंट भी पता लग गया, हमें अपनी कर्व्स भी पता है, तो हम स्लोप निकालने के लिए मतलब कि इसकी पहले स्लोप निकाल लेंगे ब्लू वाली कर्व की, फिर रेड वाली कर्व की, ठीक है। फिर उन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। देखो कोई भी स्टेप को आप क्रैमिंग नहीं करोगे, मैंने आपको पहले बताया, हमने पॉइंट निकाल लिया।
अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो रिलेशन है इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूँगा, इस ब्लू वाली लाइन की भी स्लोप निकाल लूँगा, इसकी भी स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, तो पहले वही निकालते हैं आप, क्योंकि स्लोप से हमें पता लगेगा कि ये आपस में मतलब कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले इसको इसकी स्लोप निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है y स्क्वायर का। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, y। तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई dx। अब आपको पता है आपको स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो 1/2y। अब हमारे पास पॉइंट भी है हमारे पास, तो हमारा पॉइंट कौन सा है, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। तो y की जगह पर किसकी वैल्यू फिल करेंगे, मतलब k 1/3। तो ये हमारी क्या आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको ना आप एक नेम दे दो m1, ताकि हमें पता लगे कि ये इस कर्व की स्लोप है। ये पहली कर्व थी ना, तो m1 डाल दिया, 1/2 k की पावर 1/3। इसको आप एक नंबर भी दे दो, नंबर 1। सॉरी, कर्व्स को मैंने नंबर दिया हुआ है, तो इसको आप ना नंबर 3 दे दो। ठीक है, नंबर 3 दे दिया। अब सेम वे से आल्सो हमारे पास एक और कर्व भी है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये आपकी सेकंड कर्व है। ठीक है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स वाई का, मुझे डेरिवेटिव करना है के का। एक्स एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है वाई का, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पावर नहीं है, फंक्शन दो हैं। ठीक है, वाई एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, के कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, विच एम्प्लाइज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब इसका भी मुझे किसी खास पॉइंट पे निकालना है, तो वो खास पॉइंट कौन सा है, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, y की जगह पर k की पावर 1/3, x की जगह पर k की पावर 2/3। ठीक है, अब इसको ना ज़्यादा सॉल्व मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से भी आ गई, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली। अब आपके समझने वाली बात है, क्योंकि जिस बच्चे को स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन अब मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रूव करो ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पर कट कर रही हैं इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। देखो आपको पता, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ टू कर्व्स परपेंडिकुलर, या आप ऐसा लिख लो, कट ईच अदर एट राइट एंगल। ये दोनों टू कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल इफ देयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट। मतलब मैंने क्या लिखा है, दो कर्व्स, देखो ध्यान से देखो, ब्लू और रेड, ये दो कर्व्स आपस परपेंडिकुलर होंगी इफ लिखा है यहाँ पर मैंने, अगर इन दोनों की जो टेंजेंट्स हैं, ग्रीन में टेंजेंट और ब्लैक में जो टेंजेंट है, आर परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंड वी नो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, एंड वी नो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर
इफ़ जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एक रिजल्ट बताया था, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वी नो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो सभी जगह मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब आपको पता है हमने दो स्लोप, देखो अब आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा, मैं फिर से समराइज करने की कोशिश करता हूँ। दो कर्व्स मैंने लिखी, दो कर्व्स हमें गिवन थी, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है ना, आपको पता है, ठीक। तो मैंने वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनका निकाल लिया और मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये वाला ब्लैक वाला। अब आपको पता है इसकी मैंने स्लोप निकाल ली ब्लैक वाली की, मतलब कि ये ब्लैक है और ये ग्रीन, दो स्लोप्स मैंने निकाल ली, एक दूसरी कर्व पर है, एक दूसरी कर्व पर है। और यहाँ पर मैंने अब स्लोप निकाल ली क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन था, स्लोप मेरे पास आ गई है। ये जनरल स्लोप नहीं है, ये पर्टिकुलर उस पॉइंट की स्लोप की बात हो रही है। देखो अगर मैं वैसे सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, अब आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो उससे हमारी जर्नल स्लोप आएगी। तो मुझे पर्टिकुलर यही स्लोप चाहिए और यहाँ पर पर्टिकुलर वही स्लोप चाहिए, तो इसलिए मैंने पॉइंट को फिल किया, तो मेरे पास पर्टिकुलर स्लोप्स आ गई। अब मैंने लिखा कि दो कर्व्स परपेंडिकुलर कट एट राइट एंगल अगर उनकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी, और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, अब हम लिखेंगे इफ़, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, इफ़ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब m1 की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, 1/2 k की पावर 1/3, m2 की वैल्यू कितनी है -k की पावर 1/3, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। सभी जगह इफ़ लिखना, यूजिंग 3 एंड 4। आपको पता है 3 एंड 4 का यूज़ करके मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। अब आपको पता है ये कट हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, इफ़ -1/2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस भी आप कट कर दो, ठीक है। अब फिर से लिखते हैं इफ़, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k की पावर 2/3, इसको मैं उधर ले गया। अब आपको पता है कि आपके आंसर में ना 8 है वहाँ पर, अगर मैं 2 का क्यूब कर दूँ वो 8 आ जाएगा, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मेरे पास कितना आएगा, इफ़ 1 का क्यूब 2k की पावर 2/3 का क्यूब, इफ़ 1 का क्यूब 1, इसका क्या मतलब बना 2 का क्यूब k की पावर 2/3 इंटू 3, इफ़ 2 का क्यूब 8, अब 3 आपस में देखो, ध्यान से देखो, ये k की पावर 2/3 है, बाहर 3 है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कट हो जाएगा, तो कितना रह गया 8k स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो यहाँ पर बोला गया था कि ये दोनों कर्व्स आपस में 90 के एंगल पर कट करेंगी अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो मैंने वही करने की कोशिश की है। अब एक बार क्वेश्चन हमारे लिए नया था तो जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है, कि दो कर्व्स आपस में राइट एंगल पर कट करेंगी इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी स्टेटमेंट समझने में ही बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैंने वही आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा क्वेश्चन उसी चीज़ के अराउंड घूमेगा, पॉइंट, कर्व, स्लोप। कर्व्स यहाँ पर एक की बजाय दो हो गई, ठीक है, दो कर्व्स थी तो वो आपस में 90 के एंगल पर कट करेंगी 90 अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकाला, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकाल सकता था, क्योंकि इसी खास पॉइंट की वो बात कर रहे हैं कि एक खास पॉइंट पर वो 90 के एंगल पर कट कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने एक में से वैल्यूज़ को निकाल के, 2 में से वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट किया, 1 में से वैल्यू निकाली और 2 में पुट किया, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ गया। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मतलब पॉइंट आ गया, कर्व्स हमारे पास हैं, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, तो मैंने स्लोप निकाल ली।
ठीक है। इसकी स्लोप आई m1 1/2 k की पावर 1/3, m2 कितनी आई हमारी माइनस k की पावर 1/3 k की पावर 2/3। दोनों को कर्व्स को अलग अलग डिफरेंशिएट किया और हमारे पास दो स्लोप्स आ गई। अब दो स्लोप्स निकालने की नौबत क्यों आई, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आपको पता है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी, एक जर्नल स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। सेम वे से अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी, मेरे को जर्नल स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। आपको पता है देखो ब्लू कर्व को मैं जब भी डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे सभी पॉइंट्स पर एक जर्नल स्लोप मिल जाएगी, मतलब x की वैल्यूज फिल करते जाओ x और y की, और डिफरेंट स्लोप्स आती जाएंगी। बट मुझे एक खास पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को फिल किया, तो मेरे पास m1 आ गई और सेम वे से यहाँ पर मेरे पास m2 आ गई। तभी ये मैंने पॉइंट कैलकुलेट किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी ये जरूरी था। ठीक है, तो मेरे पास इस पॉइंट पर ये ब्लैक टेंजेंट आ गई और ये ग्रीन टेंजेंट आ गई। अब इसके बाद आपको पता है मैंने यहाँ पर लिखा कि टू कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल पर कट करेंगी अगर इनकी टेंजेंट्स क्या हैं, परपेंड, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स है वो भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितनी होगी, -1। तो मैंने वही लिखा है, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली मेरे पास 8k² इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब जो कंडीशन दी गई थी कि ये कर्व्स परपेंडिकुलर हैं या कट ईच अदर एट राइट एंगल अगर 8k² इज इक्वल टू 1 है, ये आपके सामने है। मैंने इनको 90 के इक्वल रखा, इफ़ लिखा यहाँ पर, ठीक है, और हमारे पास ये कंडीशन आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी ईजी सी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ। देखो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट क्या क्या सोच सकता हूँ, क्या क्या मुझे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, वो मैं हमेशा सोचने की कोशिश करता हूँ और उसको पहले ही उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में, मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी मुझे मैसेज लिख के आप डाल सकते हो। मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई जो है वो कर पाऊँ।